Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Conexa High Flyers. Friends, in these episodes, as all of you are aware, we speak to emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters of such companies so that we can understand their companies in a much better way. We talk to them and get to know about their company's business model, their growth journey, and their future business plans. And friends, today we've got another interesting company for you, which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Falcon Techno Projects Limited, and we have the privilege of having the top management team. We have Mr. Bharat Pariyar, who's the managing director of the company. भरत जी, आपका स्वागत है. Thank you, sir. और we also have Mr. Sandeep Navala, who's the CFO of the company. संदीप जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. आई एम प्रीटी श्योर सर, ये छोटे इंटरव्यू में हमको आपके साइड से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में मिलेगी जो हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत काम में आएगी. तो पहला सवाल भरत जी आपको रहेगा. बेसिकली शुरुआत हम यही करेंगे कि सर हमारी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझाइए. और सर ये कंपनी का जो बिजनेस जर्नी है, सर आपके बिजनेस जर्नी के बारे में अगर आप बताएं, आपने कैसे शुरुआत की ये बिजनेस में, आप कैसे उतरे, उसके पहले आप क्या करते थे, क्या ये फैमिली बिजनेस था या ये फर्स्ट जनरेशन वाली आपकी कंपनी है, तो इसके बारे में सर कुछ बताइए. श्योर सर, मैं बेसिकली आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आई वाज वर्किंग विद एक्चुअली सहारा ऑल द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स. आफ्टर दैट मैं स्टार्ट किया अपना एमईपी का जो काम है, लगा कि हाँ भाई ये हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल, बिकॉज आई एम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. तो देयर इज द स्कोप इन द मुंबई, so which we have considered that we have to plan out what we can do. In that, in 2010 we have starting the part of the MEP part, and in 2014 we fully have started in the name of the Falcon Techno Projects India Private Limited, before it become the limited company. Falcon is doing actually complete MEP work. MEP means mechanical, electrical and plumbing. Mechanical, it means HVAC and firefighting is coming in that part also. Basically all these mechanical services which include in the mechanical part, electrical and firefighting and plumbing is also there. And along with the MEP part, we are doing the solar part also, CCTV, access control system, fire alarm system, which all includes in the MEP part, MEP services. From last 10 years we are doing all the corporate clients, government clients, central government mostly. We are focusing on that clients only because of the good contacts and the fast track projects. ओके, नहीं आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझाया सर भरत जी आपने. भरत जी, मेरे को थोड़ा सा एक बात बताइए कि हमारा जो एमईपी बिजनेस है, इज इट लाइक ईपीसी प्रोजेक्ट, यानी कोई भी प्रोजेक्ट का अगर अपने को पूरा काम मिलता है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग हम सब कुछ प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, तो कैन वी कैटेगराइज आवर कंपनी एज अ ईपीसी काइंड ऑफ बिजनेस? यस सर, एक्चुअली जैसे कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो सिविल के छोड़ के, बिकॉज सिविल एक पार्ट हो गया, सिविल के अलावा जितनी भी सर्विसेज होती है वो एमईपी में आता है. और आज की डेट में, पहले लोग फोकस करते थे ओनली सिविल पार्ट, बट करंटली एमईपी सर्विसेज जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले लोग ध्यान नहीं देते थे. तो जो प्रॉब्लम आती है मोस्टली एमईपी सर्विसेज में आती है, अगर क्वालिटी नहीं है, अगर कोई मेंटेनेंस इशू किया हुआ है, वो अगर प्रॉपर प्लान नहीं किया तो घरों में या कोई भी जगह पे एमईपी इश्यूज रहते हैं. तो जब आपका ईपीसी का जो पार्ट है उसके अंदर एमईपी इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट नाउ, अपार्ट फ्रॉम दिस सिविल. बिल्कुल. आई थिंक सर अभी बताइए कि अभी आपने बोला आप 10 साल से ये बिजनेस में है, तो काफी अनुभव है आपको, तो मेरे को बताइए सर, अभी करंटली डोमेस्टिक मार्केट में हमारा जो कंपनी का पोजीशनिंग है ये एमईपी सेगमेंट में, वो किस प्रकार का सेगमेंट है और ये सेगमेंट कितना बड़ा है? आई मीन अभी तो मेरे ख्याल से अभी तो रनवे काफी बड़ा है क्योंकि काफी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रही है, तो आपके हिसाब से अगले 2-3 साल में हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और हम इसका फायदा कैसे करेंगे? सर आप देखेंगे अभी गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस कर रहा है, और जैसे ही स्मार्ट सिटीज हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है. उसके अलावा आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो है सेफ्टी का पार्ट में भी काफी फोकस कर रहा है बिकॉज ऑफ द फायर हैजार्ड्स. तो फायर का जो काम होता है वहां पे आपका ऑटोमेशन सिस्टम कर रहा है ताकि फायर का जो भी पार्ट है उनको डायरेक्टली क्लिक हो जाए. तो जितने भी जो बीपीसीएल गवर्नमेंट यानी ऑयल डेपोज है, आपके जितने हजार्डस एरिया है, उस हजार्डस एरिया के अंदर आपके सारे के सारे एमईपी सर्विसेज यूज होती है और वो ऑटोमेशन सिस्टम पे जा रहा है पूरा. अच्छा. और
दूसरी बात सर मेरे को बताइए कि ये जो अभी एमईपी बिजनेस आपने बोला ईपीसी का ही मॉडल पे काम चलता है, यानी आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो ईपीसी पूरा आपको जिम्मेदारी दी जाती है। तो 100%। नॉर्मली सर हम जब ईपीसी कंपनीज में बात करते हैं तो हमको बताया जाता है कि एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो 5% या 6% डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट वो रिटेंशन मनी यस कस्टमर सर। रिटेन करता है, उसके बाद वो रिलीज होता है। तो हमारे यस, धंधे में भी ऐसा होता है। सेम चीज है सर, सेम है। उसमें 5% का ये रहता है हमारा ओके। रिटेंशन अमाउंट, और वो डिपेंड ऑन दी प्रोजेक्ट वॉल्यूम और उसका जो कैपेसिटी है, जो टाइम पीरियड होता है उसके हिसाब से वो रहता है। कभी 6 महीने का ये रहता है रिटेंशन टाइम, कभी 12 मंथ्स रहता है, डिपेंड ऑन दी प्रोजेक्ट साइज, ओके। और टाइप ऑफ द नॉर्मली प्रोजेक्ट। नॉर्मली भरत जी मेरे को एक बात बताइए, हमारा जो एमईपी का जब भी हम प्रोजेक्ट कोई कंपनी का लेते हैं, जी सर। नॉर्मली ड्यूरेशन कितना होता है? 12 महीना, 15 महीना, 18 महीना? व्हाट इज द टाइम फ्रेम फ्रॉम द टाइम यू टेक द प्रोजेक्ट टिल कंप्लीशन? टाइम सर फ्रेम टाइम इट डिपेंड्स ऑन टोटली काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट एक्चुअली। आपका अगर मान लो वेयर हम लोग जैसे बीपीसीएल का काम करते हैं, बीपीसीएल के 3 महीने 1.5 महीने से लेके चालू होता है, जो 6 महीने तक भी रहता है। और बड़ा प्रोजेक्ट है जो ग्रीन फूड रहता है, ग्रीन टाइप, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो आपके रहते हैं वो साल भर के भी रहते हैं। बरोबर। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे वेयर हाउसेस का पार्ट है, रिटेल सेगमेंट्स है, वो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना उस तरह के रहते ओके। हैं। बिल्डर लॉबी का जो काम होता है, कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स होता है, इंडस्ट्री काम है, वो साल भर से हाँ। लेके 3 साल तक भी रहते हैं। ओके, ओके। मैं समझ गया। भरत जी अभी मेरे को बताइए, आप बोल रहे थे कि काफी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज को आप कैटर करते हो, तो मोटा मोटी सर ऐसे कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल किए हैं या प्राइवेट सेक्टर में आपने काम किया है, तो सर दो तीन कस्टमर के नाम अगर आप बताएंगे तो सर हमारे व्यूअर्स को और थोड़ा आपके प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करने में मदद होगी। सो इफ श्योर यू सर, कैन श्योर। हम लोग सर आज की डेट में जैसे डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी के, डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी के अंदर भी है ना, एनपीसीएल, एनएफसी, बीआरसी, 5-6 कंपनियां हैं। तो वो सारी कंपनियों को हम लोग टैकल कर रहे हैं। उसके अलावा बीपीसीएल जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, उसमें भारत पेट्रोलियम है। भारत पेट्रोलियम को हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है पैन इंडिया। तो उससे क्या होता है, जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है वो भी हम लोगों को कंटिन्यू वहां से मिल रहा है। प्राइवेट गवर्नमेंट क्लाइंट के अलावा हम लोग कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ, जैसे लोडा है, शाहपुर जी है, एलएनटी है, रिलायंस है, उनके साथ भी काम कर रहे हैं, जो मेजर बिग ये है। अभी हम लोग का बिल्कुल नेक्स्ट टारगेट हमारा अडानी और टाटा का है। बिल्कुल बिल्कुल। या, तो भरत जी अभी मेरे को बताइए, ये सारे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो सर इसमें क्या टेंडरिंग सिस्टम होता है कि आपको जब प्रोजेक्ट मिलने के पहले आपको टेंडर देना पड़ता है, टेंडर एक्सेप्ट हो गया तो फिर आपको आता है, तो प्राइसिंग आप कैसे डिसाइड करते हो? यानी साइज ऑफ द प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा, कितने आदमी लगेंगे, तो ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं आपके प्राइसिंग के लिए? इफ यू कैन प्लीज टेल अस। यस सर, यस सर। इसमें कैसा होता है, जब प्रोजेक्ट, जब हम लोग को शुरुआत में जब टेंडर आता है, दो तरह से रहता है। एक होता है रेट कॉन्ट्रैक्ट टेंडर, होता है जो फिक्स टेंडर, एक बार हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। जैसे बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम के साथ हमारा रजिस्टर, हम वी आर द रजिस्टर्ड वेंडर विद द भारत पेट्रोलियम। तो उसमें बिल्कुल। हम लोग को बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वहां से कंटिन्यू प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग को आते रहता है। और बिल्कुल। उसके अंदर इवन एक एसओआर होता है, शेड्यूल ऑफ रेट्स फ्रीज किया हुआ है। तो कई सारे प्रोजेक्ट एक लिमिट तक, हम लोग वो लिमिट तक बिना टेंडरिंग किए हुए, आपके उतने हाँ। लेवल, बिना टेंडरिंग किए हुए उतने लेवल के प्रोजेक्ट्स हम लोग को सिर्फ मेल पे आ जाता है कि भाई आप इंटरेस्टेड हो या नहीं इंटरेस्टेड हो, बस इतना। बिल्कुल उसके बिल्कुल। अलावा रिलायंस के जो प्रोजेक्ट्स है, या रिलायंस में भी हम लोग ने रेट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वहां पे भी सेम सिस्टम है। वहां पे भी रेट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो पूरे साल के लिए या 6 महीने के लिए रेट वैलिडिटी रहती है। तो उनके जितने भी प्रोजेक्ट रहेंगे उस तरह के, वो सारे प्रोजेक्ट्स हमारे कंटिन्यू चलते रहते हैं। उसके अलावा बेसिकली जो टेंडरिंग प्रोसेस है, टेंडरिंग प्रोसेस में कई सारे हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है या फिर नया क्लाइंट है, तो उसके टेंडर्स जो होते हैं वो ऑनलाइन आते हैं, मेल्स आते हैं उसके, इवन वेबसाइट पे मिलते हैं। वो हम लोग टेंडरिंग करते हैं, हमारी टीम एस्टीम पूरा एस्टिमेट करती है, पूरा वर्कआउट करती है, ड्राइंग देख के उसकी कैलकुलेशन निकालते हैं। कैलकुलेशन निकालने के बाद में उसकी मार्केट से रेट निकालते हैं पहले, कि जो कॉस्टिंग है हमारी, वो कॉस्टिंग, करंट कॉस्टिंग हम लोग कोट करें हमेशा। ओके। और उसके हिसाब से हमारी टेंडर की रेट फ्रीज की जाती है। आफ्टर दैट हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, और गवर्नमेंट को देने के बाद जितना भी गवर्नमेंट है या प्राइवेट क्लाइंट्स जो भी है, उनको हम लोग मेल करते हैं। उसके बाद में वो निगोशिएशन, अगर प्राइवेट है तो निगोशिएशन प्रोसेस चलता है, अगर गवर्नमेंट है तो जो बेस्ट L1 जो रहेगा उसको वो प्रोजेक्ट हाँ। अवार्ड होता है। ओके, समझ गया। ठीक है, आई थिंक अंडरस्टूड। भरत जी, भरत जी अभी मेरे को बताइए कि सर देखिए फाइनेंशियल्स तो अभी सभी को पता है अपनी कंपनी के क्या है। मेरे को बताइए सर, हाउ डू वी डिफरेंशिएट आवर कंपनी, हमारी कंपनी दूसरों से यही इंडस्ट्री में कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी है, एग्जीक्यूशन अच्छा है,
हमारा काम अच्छा है तो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं। तो इन योर सेंस भरत जी, कुछ क्वालिटेटिव पॉइंट्स हमको बताइए जिससे हमको आपकी कंपनी की थोड़ी पॉजिटिव्स पता चले। So if you can share 2-3 points for us on the qualitative side. Sure, sir, sure. So basically, in the service industry, if you are not giving the proper service, then it is not the company is no meaning. Or if you हाँ, have to grow, you have to give the best service in the field. तो वैसे हम लोग जैसे कॉम्प्रेसिव सर्विस ऑफरिंग करते हैं, वी प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ द एमईपी सर्विसेज। उसके साथ में वन स्टॉप सॉल्यूशन है, और जो लोगो है हमारा उसके साथ में लिखा है द ऑल प्रोजेक्ट सॉल्यूशन अंडर वन रूफ। तो क्लाइंट को क्या होता है कि सारी सर्विसेज जो होती है वो एक ही कंपनी के अंदर मिल जाता है, तो उनको अलग अलग वेंडर्स फाइनल नहीं करने होते हैं। तो हाँ, ये उनके लिए प्लस पॉइंट होता है। तो जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल के साथ उनका फायर का हो गया, फिर प्लम्बिंग का पार्ट हो गया, या फायर अलार्म का हो गया, या सीसीटीवी का केबलिंग का पार्ट हो गया। तो सारी की सारी सर्विसेज उनको एक ही जगह पे मिल जाती है। तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट को भी हैंडल करने के लिए इजी होता है, कभी एक ही वेंडर को हमको ऑर्डर देना है, और उसके बेसिस पे उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स या मल्टीपल जो वर्क ऑर्डर्स है वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। एक ही हो गया। मैक्सिमम 80% बिजनेस हमारा रिपीट ऑर्डर्स है, यानी जो हाँ, क्लाइंट के साथ हम लोगों ने किया है उसके 80% हमारे रिपीट ऑर्डर्स रहता है, बिकॉज ऑफ द सर्विस। हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं वो सर्विस से कंटिन्यू, क्योंकि क्लाइंट कोई भी एक बार काम देखेगा, अगर उसका नहीं है तो दूसरी बार काम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका सर्विस अच्छा है, इस फील्ड में आपको कंटिन्यू ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। इस चीज में हमारा 80% रिकॉर्ड है कि 80% हमारे रिपीट ऑर्डर्स रहते हैं। साल में हम I लोग think एक या दो ही नए क्लाइंट पकड़ते हैं जो हमारे फील्ड के अच्छे हो, और जो पेमेंट मास्टर और बाकी जो चीज होती है सब चीजें उसमें बेस्ट हो, जो गुड रेट्स में हमको मिले। बाकी 80% हमारा बिजनेस रिपीट ऑर्डर्स में ही हो जाता है। बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझाया भरत जी। अभी संदीप जी आपको सवाल, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग सर। मुझे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देख रहा था सर, FY23 तो हमारा फ्लैट था। आई मीन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज 1.4 करोड़। बट सर FY24 में अच्छा ट्रैक्शन आ गया है, रेवेन्यू भी बढ़ गया है, प्रॉफिट भी बढ़ गया है। तो सर पहले संदीप जी बताइए कि ये इम्प्रूवमेंट FY24 में किस कारण से हुआ, इसका मेन रीजन क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी हमारी अच्छी तरह से बढ़ी, टॉप लाइन भी बढ़ा। सो इफ यू कैन प्लीज शेयर योर थॉट्स। Actually, what has happened is we got a good lesson from COVID-19 epidemics, where we have suffered a major setback. So what we have done, throughout, we have started our business mainly with real estate sector, electrical, and with builder lobby. But seeing that, as you said earlier, builder lobby projects takes a longer duration and our cash flow hampers. So what our strategic, we have a strategic meeting with our senior management and decided to go for, for infra project. That's what Mr. Bharat must have said right now. We have gone for VPCL, HPCL. So we have moved our focus from builder lobby real estate to, infra projects like Reliance, Adani, where we got a good, faster payments, faster process. So Correct. cash flow has improved. So that's the reason, diversified from those infra from real estate to infra projects, No, I fast think track project basically, fast track I project. think no, I think Sandeep ji, very logically and rightly mentioned by you, because I was seeing your operating cash flow, sir. Uh, I definitely feel that post the IPO, once you raise money, and plus this shift from real estate to infrastructure will definitely yield good results for you, because mm, market will obviously like that cash flows become positive, because yeah. इतना अच्छा अगर revenue आता है, profit आता है, तो उसका benefit तो आपके operating cash flow में आना चाहिए, जो I think should possibly happen in the coming financial year. So this point is very well noted by me. Tell me one thing, sir. Now, on the proposed capital market offering, whatever brief information you can share with us, what is the main objective for raising money, and what is the kind of fundraising which you have in mind? I mean, whatever you can share for our viewers so that they can benefit. Basically, we are going to use this fund for development purpose. More and more client, since the we are taking a shorter, fast track project. The need for more, this cash flow is getting bigger and bigger. We have to complete our project within 6 months, 3 months, wherein amount of money gets blocked for a not Right. longer period, but requirement of funds is very huge. Yeah. That's why I decided to go for market. Okay. Okay. No, understood.
Basically, sir, now two questions. One is you mentioned about working capital getting blocked, for more business, and that is the main reason you plan to make a public issue. Tell me one thing, sir. Normally, what is the working capital cycle in our business? Right from the time you get the order, you execute it, and then the customer makes the payment. So first, तो working capital cycle, sir, हमारा कितना लंबा है? और दूसरा, sir, is this business an order book driven business? Because I know a lot of EPC companies operate on an order book business. So normally, sir, आपका 3 महीने का 6 महीने का ऑर्डर ऑलरेडी कंफर्म्ड है या ऑनगोइंग ऑर्डर्स आपको आते हैं? तो सर इसके बारे में बताइए. नहीं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स तो चल ही रहे हैं, लेकिन जैसे टेंडर आए नए आएंगे तो पता चला कि अपने पास इनफ अमाउंट है कि नहीं फॉर प्रोक्योरमेंट पर्पस. इफ यू गो फॉर बेसिकली प्रोक्योरमेंट कैसे होता है ना कि आपके पास अगर कैश फ्लो है इजीली, सो यू कैन गो इन द मार्केट फॉर एंड अच्छा सा ये कर सकते हैं, बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है आपकी, सो दैट अगेन प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीजेस. ओके. एंड टिपिकली सर व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल साइकिल? जो मैंने आपको पूछा, नॉर्मली वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना लंबा होता है हमारे बिजनेस में? 30 to 60 डेज रहता है इसमें सर. 30 to 60 डेज 30 to 60 डेज रहता है. पेमेंट साइकिल रहती है, जो बिलिंग का साइकिल रहता है उसमें जो बिलिंग हम लोग की जो बिलिंग टीम है वो सबमिट करती है, और बिलिंग टीम एवरी मंथ हम लोग और बिलिंग टीम हैज अ टारगेट ऑफ गिविंग द बिल्स टू द क्लाइंट एवरी मंथ. तो उसमें एवरी मंथ हमारा एक बिल जाता ही है वहाँ पे. 30 to 60 डेज के अंदर पेमेंट साइकिल उनका रहता है, तो क्लाइंट की तरफ से उसके साइकिल के हिसाब से आ जाए. जो फास्ट ट्रैक के प्रोजेक्ट रहते हैं वो फास्ट ट्रैक के प्रोजेक्ट्स के अंदर और फास्ट रहता है, तो उसमें ड्यूरेशन कम रहती है. तो जैसे 3 महीने का प्रोजेक्ट है तो 2 बिल जाता है, और जैसे साल भर का प्रोजेक्ट है या 2 साल का प्रोजेक्ट है तो उसमें हर महीने एक बिल जाता है. तो उसके हिसाब से 12 से 24 जो डिपेंड ऑन दी टाइम पीरियड उसके हिसाब से बिलिंग चलता है. पेमेंट साइकिल जो उनका रहता है 30 to 60 डेज की साइकिल के अंदर पेमेंट रिसीव हो जाता है. अपनी इंडस्ट्री में लाइक आरए बिल का कॉन्सेप्ट है, रनिंग अकाउंटिंग बिल्स. हाँ, वो कॉन्सेप्ट है. तो ठीक है. तो बेसिकली जितना काम होता है उतना आप बिल करते हो और वो बिल करते हैं. दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड आरए बिल कॉन्सेप्ट. इट्स नॉट अ सिंगल बिल. या नहीं, एग्जैक्टली व्हाटएवर इज कंप्लीटेड, आई थिंक ऑन कंप्लीशन works get certified at site and we can raise the invoice. नहीं, अंडरस्टूड. अच्छा भरत जी, नाउ अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट सर आपने 10 साल में बहुत अच्छी कंपनी खड़ी कर दी, एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया. अभी नाउ यू आर गोइंग टू हैव रिटेल इन्वेस्टर्स जॉइनिंग योर ग्रोथ जर्नी. सर वो भी कैपिटल मार्केट में उनका इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में करेंगे. तो सर एज अ प्रमोटर, सर लॉन्ग टर्म में आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? नॉट फ्रॉम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, बट सर लॉन्ग टर्म में सर आप उनको क्या मैसेज दोगे? कैसे आपको उनको रिवॉर्ड करने की कोशिश करोगे? सर एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द कंपनी, कोई भी कंपनी को जैसे बेबी हो, बच्चा होता है, बच्चे को कैसे बड़ा किया जाता है, तो बच्चा ऑलरेडी बॉर्न हो चुका है और वो चलने लग गया है अभी. तो जब चलने लग जाता है तो जो चलने के बाद में जब वो आगे भागता है तो वो पार्ट वो अभी सिनेरियो है. तो हमारे पास आज की डेट में वी हैव ऑल द सेगमेंट्स लाइक डेटा सेंटर्स है, या फिर फार्मास्यूटिकल्स है, या फिर उसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स का पार्ट है, रिटेल का पार्ट है, रियल एस्टेट का पार्ट है. एवरी सेगमेंट इज देयर. तो क्लाइंट को जब क्लाइंट क्या देखता है कि भाई इन्होंने पास्ट एक्सपीरियंस कुछ किया होगा, उसके बेसिस पे रिपीट ऑर्डर्स मिलते रहते हैं. तो हम लोगों ने हर सेगमेंट में एक एक ऑर्डर्स लिए हुए हैं. उसके बेसिस पे हम लोग को कंटिन्यू ऑर्डर्स हर सेगमेंट में, उसको जैसे आज मैंने 10 करोड़ का प्रोजेक्ट उठाया, कल वही चीज 15 करोड़ का मिलेगा, वही चीज कल 30 करोड़ का होगा. तो मल्टीपल चीजें. तो आज अभी जो चीज बॉर्न हो चुका है, जब रनिंग करने का टाइम आया तो उसके साथ में सब साथ में चलेंगे तो सबके बेनिफिट रहेगा. बिल्कुल बहुत. भरत जी, आखिरी सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इसेंशियल है आपको पूछना. सर हर धंधे में रिस्क होता है. आपने 10 साल बिजनेस चलाया है सर, आपने कोविड भी देखा है, चैलेंजेस भी बिजनेस में देखे होंगे. सर हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है और वो रिस्क आपने अभी तक कैसे मेंटेन किया है, इसके बारे में बताइए. सर सबसे बड़ा रिस्क हम लोगों ने लॉकडाउन में, जैसे कोरोना का जो इफेक्ट था उसमें हम लोगों ने फेस किया था. उसके अंदर कैसा होता है कि जैसे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है तो कोई नेचुरल कैलेमिटी जैसे आ जाती है, वो काफी सालों में एक बार होती है. तो वो नेचुरल कैलेमिटी हम लोगों को देखा, तो उससे एक एक्सपीरियंस हमको मिल गया कि नेचुरल कैलेमिटी के अंदर हम लोग को कैसे मैनेज किया जाता है. उसमें कॉपर जैसे उसमें हमारे वायर्स होते हैं, केबल्स होते हैं, कई सारी चीजें जो होती है जो आपके कम्युनिटी पार्ट है. तो वो जो चीजें होती है उसमें रेट फ्लक्चुएशन होता है कभी. तो रेट फ्लक्चुएशन जो होता है उसकी वजह से आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस डिपेंड करता है. तो प्रॉफिट एंड लॉसेस जो डिपेंड करता है उसकी वजह से क्या होता है कि आपका अगर मान लो रेट ज्यादा हो गया जो आपने कोट किया है, तो उसकी वजह से आपको मार्जिन आपके कम हो जाते हैं. अगर आपके कमोडिटी रेट्स कम हो गई है तो आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं.
तो हम लोग क्या करते हैं उस प्रोजेक्ट्स में, ऐसे प्रोजेक्ट्स में क्या करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट का रेट होता है या जो हम लोग को ऑर्डर्स मिलता है, तो जो कम्युनिटी वाला पार्ट होता है उसको पहले ही हम लोग ऑर्डर फ्रीज कर देते हैं वेंडर्स के साथ, जो मैन्युफैक्चरर होता है, ताकि इससे क्या होता है, अभी हम लोग लॉकडाउन में सीखा कि भाई आप कैसे भी होता है, आप मेटेरियल का जो पार्ट है जो भी आप परचेज कर रहे हो उसको आप एक ऑर्डर प्लेस कर दीजिए आपके मैन्युफैक्चरर्स को, तो वो जो टाइम पीरियड के अंदर है आपके लिए रेट फ्रीज हो जाती है। वो रेट फ्रीज होने से आपको कमोडिटी की जो चेंजेस होगी वो लॉसेस नहीं होगा। बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से भरत जी आपने समझाया, और थैंक यू वेरी मच। संदीप जी आपका भी धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से आपने आपकी कंपनी के बारे में हमको बताया। तो सर मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेस, एंड सर बेस्ट विशेस फॉर योर फोर्थकमिंग IPO। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।